बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 25 जनवरी है साल 2021। मरीम नवाज के एलची ने जनरल बाजवा से मुलाकात की है। इसका अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लंदन में इसहाक डार की छतरोल हुई और वो भागने पर मजबूर हुए हैं। मौलाना शरानी ने फजल रहमान को खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है। इस पर सबसे पहले हम बात करते हैं। आपको इल्म है कि फजल रहमान इमरान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 इस वक्त समझते हैं। कभी वो कादियानी, कभी यहूदी, कभी अमरीकी एजेंट करार देते हैं और हमेशा वो मजहब कार्ड इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनका मजहब कार्ड पूरी तरह नाकाम हो गया, क्योंकि 2 मरतबा पीटीआई को लोगों ने वोट दिए हैं और फजल रहमान वहां की सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट हो गया। चंद कौमी असम्बली की नशिस्तें और चंद सूबाई असम्बली की नशिस्तें उनके पास हैं। इसलिए वो ये समझते हैं कि जब तक इमरान खान मौजूद है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। आपको याद होगा जब सूबा सरहद होता था उस जमाने के अंदर ANP एक बड़ी जमात थी सूबे की, और दूसरी तरफ जो है वो फजल रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम होती थी। परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था। इस सूबे के अंदर फजल रहमान की पार्टी की हुकूमत बनी, अकरम दुरानी वजीर आला बने। लेकिन 5 साल हुकूमत करने के बाद भी फजल रहमान की पार्टी के पास कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है जो वो लोगों के सामने रख सकें और वो कहें कि जनाब हमने जब हुकूमत संभाली थी तो ये काम आपके लिए किए थे, लेकिन पीटीआई जब बाद में आई तो उसने ये काम खराब कर दिया। ये वजह है कि बजाय इसके कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अट्रैक्ट करें, वो हमेशा इमरान खान को यहूदी, अमरीकी और कादियानी इस तरह का एजेंट बनाने का खेल खेलते हैं। और अब ये उनका खेल तमाम लोग समझ चुके हैं और इस वजह से, सोशल मीडिया के दौर की वजह से, अब वो फ्लॉप हो चुके हैं। इसलिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो बंदा पीडीएम के खात्मे के बाद बेरोजगार होगा वो फजल रहमान होगा। इसलिए वो किसी ना किसी तरह इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए एक्टिव रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ मौलाना शरानी ने एक बड़ी बगावत का ऐलान किया। हाफिज हुसैन अमन, मौलाना शुजा उल मलिक और इस तरह दीगर जो उलमा थे वो मैदान में है। और आज क्वेटा के अंदर एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक बड़ा इजलास हुआ मौलाना शरानी की सदारत के अंदर, और फिर हाफिज हुसैन अहमद समेत मौलाना शुजा उल मलिक और बहुत सारे उलमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ आम अनाउंसमेंट उन्होंने की है। उन्होंने एक तो बताया कि जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, ये खुद फजल रहमान का ग्रुप है। जमीयत उलमाए इस्लाम वो जमात है जो हमारी असल जमात है। और अब मौलाना शुजा उल मुल्क ने इस ग्रुप की तरफ से बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त जमा करवा दी है कि हमारा इस जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फजल रहमान ने एक जालसाजी के मुर्तकिब हुए हैं, और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2018 के बाद उन्होंने बाकायदा नई रजिस्ट्रेशन करवाकर वहां पर अपनी जमात को जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के नाम पर रजिस्टर्ड करवाया। हालांकि 2013-2008 के अंदर इस जमात का ऐलान जो नाम है जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप था। पहले जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान होता था। जब ये ग्रुप बन गया तो फजल रहमान को एज ए ग्रुप लिखा जाए इलेक्शन कमीशन में, और हमें जो है वो जमीयत उलमाए इस्लाम के नाम से रखा जाए। वो कहते हैं चूंकि इस नाम की तब्दीली के लिए जरूरी होता है कि पूरी शूरा इसकी तायद करे 2/3 अक्सरियत से, और जनरल काउंसिल करारदाद के जरिए इसकी तायद करे। लेकिन ये प्रोसीजर जमीयत उलमाए इस्लाम की तंजीम के अंदर अडॉप्ट नहीं किया गया। इसलिए असल जमात हम हैं और फजल रहमान एक ग्रुप का नाम है, और ये इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से समझना है। उन्होंने दस्तूर की वायोलेशन की है और इस दरखास्त को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट ये किया है मौलाना शरानी ने कि हम फजल रहमान को नोटिस भी भेजने जा रहे हैं। उनको नोटिस भेजें ताकि वो वदात करें और हमारी जमात का नाम जो है वो इस्तेमाल ना करें। तो बहुत सारे जय्यद जो उलमा है वो उनके साथ शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर हम जो रजिस्टर है वो रखेंगे और अपनी मेंबरशिप को बढ़ाएंगे, और फजल रहमान का बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से सफाया कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और कुछ वहां पर उन्होंने प्रूफ भी रखे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि लंदन के अंदर जो है वो क्या हुआ है। आप वीडियो देख सके होंगे, लेकिन एक बात तो है कि किसी शख्स ने एक मर्तबा कहा था कि नवाज शरीफ और इसके कारिंदे एक वक्त आएगा गाली बन जाएंगे। ये जहां भी लोगों को मिलेंगे वो लोग इनको जलीलो रुस्वा करेंगे। बुनियादी वजह यह है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हर जगह मौजूद होते हैं। मैं इस बात को अप्रिशिएट नहीं करता कि किसी के साथ बदतमीजी की जाए, बद इखलाकी की जाए, लेकिन एक बंदा जो पाकिस्तान का पैसा चोरी डकैती के जरिए लूट कर फरार हो गया और फिर पाकिस्तान की अदालतों का इश्तिहारी डिक्लेयर्ड है, वो यहां की अदालतों का, कानून नाफज करने वाले इदारों के
सामने सरेंडर नहीं करता और फिर वो तमाम लोगों को इस मुल्क की अफवाज के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने की कोशिश करता है और दिन रात उसकी वजीफा खोर सहाफियों की फौज वो भी इस मुल्क के इदारों के खिलाफ लगी रहती है और इसको जमहूरियत के टाइटल के लिबादे में छुपाने की कोशिश की जाती है। और फिर वो महल जिसका हमेशा वो इनकार करते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर कतरी खत आया, फिर कैलबरी फोर्ट आया, ये सारे तमाशे होते रहे। और बिल आखिर जब इतने झूठे लोग जो दिन रात इस कौम के साथ झूठ भी बोलते हैं और इख्तदार में आने के ख्वाहिशमंद भी होते हैं, तो फिर जो वो जहां भी जाते हैं वो रुसवा होते हैं। पाकिस्तानी कौम का इस बात का इदराक है कि असल चोर डाकू लुटेरे कौन है, इस मुल्क को मकरूज किसने किया, इस मुल्क को गिरवी हर चीज को रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन से लेकर मोटरवे तक गिरवी इस मुल्क को किसने रखा। तो आज वो भाषण देते हैं। ज़ाहिर है जब अवाम पर इतना ज्यादा बोझ आएगा तो लाजमी बात है हुकूमत तो मजबूर होती है। जब पहले मुल्क के हालात इस तरह आखिरी दिनों के अंदर 57 अरब रुपए अप्रूव करके 2-4 दिन के अंदर वो खजाना खाली किया, 5 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़कर गया ये शहर खकान आबाद थी, और आज पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो 20 अरब डॉलर से तजावत कर चुके हैं। तो ये सारे काम हुए, एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ और एक बुनियाद बनती है। और हम देख रहे हैं पाकिस्तान की आज भी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 46,000 पॉइंट्स की जो नफसियाती हद है उसने अबूर की है। सरमायाकारों ने बहुत प्रॉफिट कमाया है और अच्छे रोजगार के मौके ज़ाहिर है ये मुश्किलात है। लेकिन अब इसहाक डार जो बड़े अदाद शुमार बताता था और अब अदालतों के सामने सरेंडर करने के बजाय वहां पर दुम दबाकर भागा है। और एक खातून जो है वो खातून ज़ाहिर पाकिस्तानी निजाद है, बरतानिया के अंदर रहती हैं, उन्होंने वो जो बातें की हैं वो दरअसल पाकिस्तान के आम आदमी पुकार है। मैं समझता हूं वहां पर खड़े होकर जब उसी एवन फील्ड अपार्टमेंट के अंदर नवाज शरीफ के साथ मुशावरत के लिए इसहाक डार जो है वो दाखिल हो रहा था, जो कहते थे कि हमारे नहीं है, तो वहां पर उस खातून जो है वो मिली इसहाक डार को, उनके साथ 2 और अफराद थे और शायद एक उनका बेटा था। और उसने कहा इसहाक डार मेरी बात सुने। वो कहता है नहीं ये मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं मुनासिब क्या नहीं है, डरे अल्लाह के खौफ से। यहां तो नवाज शरीफ को बचा लोगे, अल्लाह के घर में कैसे बचाओगे? अल्लाह मियां ने आप लोगों को छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह। जो तुम लोगों ने हमारे मुल्क के लूट कर खाया है ये सब तुमको देना पड़ेगा, एक एक फर्द को जवाब देना पड़ेगा। अब वो एक फर्द कहता है कि आपको शर्म नहीं आ रही, आप बोतान लगा रही हैं, आप ISI की एजेंट हैं, आप ड्यूटी कर रही हैं, एजेंसियों की ड्यूटी कर रही हैं, वो आपको पैसे देते हैं। तो अब ये एजेंसी ISI भी उनके जो हवास हैं उन पर सवार है कि हमारा आना जाना सब पाकिस्तान की एजेंसियों के इल्म के अंदर होता है। तो वो कहती है कि दुनिया और आखिरत के अंदर तुम लोग जलील होगे। ये पाकिस्तान की आम आदमी जो है, आम गरीब आदमी जिसको आज इंसाफ नहीं मिलता, जिसको रोजगार नहीं मिलता, जिसकी वजह से पाकिस्तान मकरूज है। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा वसाइल होने के बावजूद अभी उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू किया है मौजूदा हुकूमत ने। तो ये सारी चीजें जब बंदा देखता है तो बंदा बद्दुआएं तो देगा और तो कुछ कर नहीं सकता। तो उस खातून ने वहां पर इसहाक डार को जो है वो भगाया, फिर वो एवन फील्ड के अंदर दौड़कर कुछ चुर की, लेकिन उसकी समझ नहीं आई और वो भाग पर दाखिल हुआ। मैं समझता हूं कि अब और गरीब आदमी, मजलूम आदमी क्या कर सकता है? बाकी तो रियासत के इदारों ने फैसला करना है। जो यहां पर हैं वो चोर डाकू तो भागने ना पाए, जैसे बाकी शरीफ टब्बर सारा वहां बैठकर अब पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो जब अदालतें, हमारी इदारे जब जमानतें देते हैं उस वक्त भी उनको सोचना चाहिए, और जब हुकूमतें ECL से नाम निकालती हैं उनको भी सोचने की जरूरत है। अब एक और बड़ी आम खबर है जिसको वजीफा और साफी तो बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं, और वो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मरियम नवाज के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकात। मोहम्मद ज़ुबैर आपको इल्म है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर उमर के बेटे हैं, असद उमर भी और मोहम्मद ज़ुबैर भी। और ये इस्लामाबाद क्लब है, इस्लामाबाद क्लब की ज़ाहिर है मेंबरशिप के लिए 17 ग्रेड से अबव कोई भी हादर सर्विस या रिटायर या किसी का बेटा वो इसकी मेंबरशिप लेने का रवादार है और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस्लामाबाद क्लब में जा सकता है। अब वहां पर जिस तरह रिपोर्ट किया गया उसके मुताबिक मोहम्मद ज़ुबैर भी वहां पर पहुंच गए, जिस तरह बाकी बहुत सारे लोग क्लब मेंबर होने की हैसियत से अपनी फैमिली के साथ वहां पर पहुंचे। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो भी वहां पहुंचे, उनके लिए जो है वो इंतजाम किया गया था। लेकिन
वो घुल मिल गए और अपने बारी पर उन्होंने लाइन के अंदर लगकर नाश्ता लिया और फैमिली उनके साथ थी, ससुर उनके साथ थे और भी अहले खाना के जो लोग हैं, रिश्तेदार, करीबी बच्चे, वो भी उनके साथ थे। तो एक रूटीन की जहां लोग मिलते गए, गपशप, हेलो आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम होता रहा। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो चूंकि वहां पर पहुंचे, अब एक सवाल तो पैदा होता है कि क्या उनको पहले से इल्म था? यकीनन इल्म हो सकता है। जब इस तरह की वीआईपी मूवमेंट होती है तो बाद लोग जो इस तरह की ताक के अंदर लगे होते हैं, पता नहीं और कितने एलची छोड़े होते हैं उन्होंने। एलची वो उनसे बात करके ताकि यहां से 10 मिनट के लिए आप आ जाएं, जियारत कर लेंगे। तो वो वहां पर पहुंच गए जिस तरीके से भी, या वैसे ही इतफाकिया पहुंच गए। बहरहाल ये लोग हमेशा इतफाकी पहुंचते हैं और इतफाकी इनकी मुलाकातें भी होती हैं, तो लोगों से बाकी भी मिले। अब वहां पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो मुलाकात हुई, मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक 10 मिनट उनकी गुफ्तगू हुई आर्मी चीफ से खुशगवार मूड के अंदर। जबकि जो बाकी वहां पर कसीर तादाद में लोग थे, उनके जो रिपोर्ट हुआ जराये के हवाले से कि वो वैसे ही हेलो आए जैसे बाकी लोगों से हुई, उनसे भी वैसे ही हेलो आई हुई। और वो आर्मी चीफ का एक अच्छा इखलाक है, वो सबसे मिलते जुलते तो ठीक है। तो इसको वजीफा गुरसाफियों ने एक बड़ा हवा बना लिया है कि शायद अब आर्मी चीफ ने कोई एनआरओ लेने की कोशिश की होगी और मरियम एनआरओ दे नहीं रही, शायद बर्फ पिघल रही है, मामला ठीक हो रहे हैं। अगरचे इस मुल्क के अंदर इस हवाले से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मुल्क के अंदर किसी ने जितना इस मुल्क को लूटा है उसको उतना बड़ा एनआरओ मिला है। पाकिस्तान की तारीख यही है। लेकिन इस वक्त जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट या फौजी क्यादत है, वो मैं समझता हूं इस हवाले से उन्होंने वादे मौकफ दिया है कि हम कोई एनआरओ और गुंजाइश नहीं देंगे। एक तो कल हमें पता चलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर कुछ केसेस इस तरह के आम हैं जिनकी समात होगी और उससे भी कुछ प्रेडिक्शन हो जाएगी। तो अब इसको इस तरह से लेना कि शायद कोई एनआरओ की बात हुई है, कोई मरियम के हवाले से बात हुई है कि उनको डील दे दें, उनको बैरून मुल्क रवाना कर दिया जाए अपने पापा जाने के साथ, या कोई आर्मी चीफ ने कहा कि जरा हाथ थोड़ा रखो। तो ऐसी बात जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि कोई नहीं हुई। और ये जो मिन्नत तरले वाले सिलसिले हैं ये नाकाम हुए हैं। कोई वहां पर ऐसी जो है वो इतनी लंबी बात ही नहीं हुई। बस जैसे सरसरी सी हेलो आए होती है, अपने अपनी फैमिली के साथ लोग बैठे हुए थे और कोई लंबी 5, 4 मिनट 6 मिनट अलहदगी से अंदर मुलाकात की जो है वो वहां पर लोग जो गए हैं उन्होंने जिस तरीके से रिपोर्ट किया है कि कोई नहीं हुई, और बाकी बढ़ा चढ़ाकर बाद लोग बयान कर रहे हैं। तो ये मिन्नत तरले जिस तरह पहले उनके नाकाम हुए हैं, अभी तक जो है वो नाकाम है और कोई एनआरओ मिलने की गुंजाइश नहीं है। बाकी पाकिस्तान के अंदर हतमी बात नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला इस कौम की हिफाजत फरमाए।